नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। शुरुआत किसानों की बात से। खेती के बिलों को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में कल भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के बंद को ज्यादातर विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि इसके ठीक एक दिन बाद 9 दिसंबर को किसानों की सरकार से छठे दौर की बातचीत होने वाली है। नए भारत बंद की तैयारियां हो चुकी हैं। पूरे देश में बंद होगा। जिस परिस्थिति में हमारा आंदोलन है, लगातार हम पिछले दिनों से आपसे इसके बारे में बातचीत करते रहे हैं। और ये बता दूं कि 3-4 जगह से दिल्ली जो है वो ऑलरेडी किसान बैठे हैं और ये बैठे और लगातार बड़ी पैमाने पर बड़ी गिनती में किसान जो हैं अपने अपने वाहन लेके पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं। नए खेती कानूनों के विरोध के बीच अब सरकार भी आक्रामक हो रही है। विपक्ष पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो हमने किया यूपीए 10 साल में वही कर रहा था। कांग्रेस हमेशा से एपीएमसी एक्ट हटाने के पक्ष में थी, लेकिन हटा नहीं पाई और अब विपक्ष किसानों को वरगला रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसानों से मिले और केजरीवाल के साथ पूरी दिल्ली कैबिनेट थी। पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने आज किसानों के समर्थन में दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। वो ट्रैक्टर रैली के लिए कन्नौज जाने पर अड़े हुए थे। कई सपा कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए और लाठीचार्ज भी हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन उन्होंने बंद का समर्थन नहीं किया है। मेदिनीपुर की रैली में उन्होंने किसानों को पूरे समर्थन का वादा किया है। সেই টাকাটা সংরক্ষিত করবার জন্য বিজেপি হচ্ছে বড় আইডেন্টিটি কার্ড। कल मंगलवार को किसान संगठनों ने कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है। इसके पहले किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो मोटे तौर पर बेनतीजा रही है। इस बंद को ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। करीब 13 पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टियां शामिल हैं। देश भर के किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 8 तारीख मंगलवार को भारत बंद होगा। मतलब दुकानें बंद, उद्योग बंद, संस्थाएं बंद, सेवाएं बंद। जैसा सामान्य होता है, एम्बुलेंस, ऐसी कोई इमरजेंसी सेवा। और ये क्योंकि शादियों का सीजन है, हमने तो शादियों को भी छूट दे दी है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगलवार 8 दिसंबर को किसान भारत बंद करेंगे। हालांकि किसानों ने साफ किया है कि वो भले खुद फल, सब्जी, दूध की सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। दरअसल ये एक तरह का शक्ति परीक्षण है। अगले दिन 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के साथ छठे दौर की बैठक से पहले किसान बताना चाहते हैं कि उन्हें कितना और कहां-कहां समर्थन मिल रहा है। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, सपा, तृणमूल, लेफ्ट सहित 13 विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। देश के 10 मजदूर संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है, लेकिन संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ ने खुद को इससे अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी पहले से ही किसानों का समर्थन कर रही है। सोमवार को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर गए और वहां पर किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है। हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। सोमवार को पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और केंद्र सरकार से मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए।
संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र बुलाकर ये जो किसान विरोधी कानून हैं, इनके ऊपर पुनर्विचार करके इनको वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, 1952 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र से भाग रही है। ये गैर संवैधानिक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। मंगलवार को भारत बंद के दौरान किसानों के शक्ति प्रदर्शन पर तो नजर रहेगी ही, साथ में नजर इस बात पर भी रहेगी कि केंद्र सरकार किसानों को क्या प्रस्ताव भेजती है, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों को जो प्रस्ताव भेजेगी, किसान उस पर चर्चा करके फैसला करेंगे कि केंद्र सरकार से आगे बातचीत करने के लिए जाना है या नहीं। सिंगू बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शरद। आप लगातार इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। अब कल जो बंद का आह्वान किया गया है, क्या मूड दिख रहा है इसमें किसानों का? मतलब ये ज्यादातर, जैसा योगेंद्र यादव जी ने बताया कि जो चीजें एग्जेम्प्ट रहती हैं वो रहेंगी, उन्हें छूट मिलेगी, पर क्या कोई जोर जबरदस्ती भी रहेगी? इसमें बंद करवाया जाएगा, वॉलंटरी है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है छठे राउंड की बातचीत के पहले? इसको लेके कुछ भ्रम की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले किसान नेता जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दर्शन पाल के जो किसान नेता हैं उन्होंने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है, वो जारी रहेंगी और 3 बजे तक का समय दिया गया है जब चक्का जाम होगा। भारत बंद तो पूरे दिन ही रहेगा, लेकिन 3 बजे, दोपहर 3 बजे तक के लिए चक्का जाम किया जाएगा, जिससे कि लोगों को आने घर से जब वो दफ्तर चले गए हों अगर, तो उनको वापस घर में आने में दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बात ये भी होती है नगमा कि आप भारत बंद तो करते हैं, लेकिन अगर उस बंद से बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर जनता को हो जाए तो भी आपके आंदोलन के लिए वो अच्छा नहीं होता। और ये भी सत्य है कि अगर बंद से लोगों को दिक्कत नहीं हुई तो वो बंद जो है वो कामयाब भी नहीं माना जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये है कि आह्वान किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं या संगठन जो हैं वो इसका समर्थन करें, वॉलंटरी करें, जिससे कि कम से कम एक व्यवस्था बनी रहे, कोई जोर जबरदस्ती ना हो, हिंसा ना हो बंद के दौरान। तो ये देखा जा रहा है, कोशिश यही है कि लोग इसमें खुद ब खुद शामिल हों, कोई जोर जबरदस्ती ना हो, लेकिन बड़े पैमाने पर ये इसका असर भी देखा जाए, क्योंकि इसके फौरन बाद शरद छठे दौर की बातचीत भी होनी है, जिससे काफी उम्मीद लोगों को है। पर किसान क्या कहते हैं? 5 दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। क्या कोई इस तरह की आवाज भी अब सामने आ रही है जहां पर वो तीनों कानूनों को बिल्कुल वापस लेने के बजाय कहीं कुछ अमेंडमेंट या किसी इस पर कुछ रजामंदी दिखाएं? और इसमें क्या कोई अलग अलग आवाज है या बिल्कुल सभी संगठन एकजुट हैं इस पर कि तीनों कानून बस वापस ही होने चाहिए? इसमें 2 बातें हैं नगमा। पहली बात तो यह है कि अब ये आंदोलन जो है ये किसान नेताओं से के भी हाथ से बाहर की बात हो गया है, क्योंकि जो किसान यहाँ पर आ गए हैं बड़ी संख्या में, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बिल केंद्र सरकार ने पास किए हैं, जो कानून बन गए हैं, उनको वापस कराया जाए। इन बिलों के साथ में कोई जो है स्वीकार यहाँ नहीं कर रहा है। इसलिए आप ये देखिए कि किसान नेता भी जो हैं वो लगातार अपना स्टैंड जो है वो कड़ा करते जा रहे हैं। दूसरी बात, परसों हम ये मान तो रहे हैं और ये किसान नेता भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि किसानों के साथ छठे दौर की बातचीत होगी, लेकिन किसान ये भी बता रहे हैं कि अभी सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा है। 2 दिन हो चुके हैं, 5 तारीख की मीटिंग थी, आज 7 तारीख की शाम हो चुकी है, तो लगभग 48 घंटे होने को आए हैं। सरकार ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा है। ये वो प्रस्ताव है कि जब सरकार भेजेगी, सरकार ने कहा था किसानों के मुताबिक कि सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजने के लिए कुछ समय मांगा है, तो इसीलिए 5 तारीख के बाद जो अगली बैठक है वो 9 तारीख को है। तो वो प्रस्ताव भी जो है अभी किसानों के पास नहीं आया है। वो प्रस्ताव आएगा, किसान उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या 9 तारीख की बैठक में सरकार के साथ बात करने के लिए जाना है या नहीं है। क्योंकि किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है, कि क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप बिल वापस लो, वो चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा का कोई मतलब नहीं है, किसानों का ये कहना है। तो इंतजार चल रहा है कि प्रस्ताव आएगा, उसके ऊपर चर्चा करके फिर किसान फैसला करेंगे। तो प्रस्ताव का भी इंतजार है कि क्या उसके बाद उसमें किस तरह के विकल्प सामने रखे जाते हैं। धन्यवाद आपका शरद।
तो कल के बंद के आह्वान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और उनका कहना है कि पहले ये लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस तरह के वादे कर रहे थे और अब किसानों को बहका रहे हैं। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं समय अखिलेश यादव। लोग बातचीत कर रहे हैं जनता से, प्रेस से। उन्हें हिरासत में आज लिया गया जब वो ट्रैक्टर रैली करके कन्नौज जाने पर आमादा थे। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, 2 मिनट शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। और प्रेस से बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है वो भी इस बंद का समर्थन कर रही है। आज कन्नौज तक ट्रैक्टर रैली निकालना चाह रहे थे अखिलेश यादव, जब उन्हें हिरासत में लिया गया और कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। लाठीचार्ज भी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र में विपक्षी दल इस तरह की बातें उन्होंने की थी, वादे किए थे और कृषि कानून के रूप में जो सामने आया है, लेकिन अब वो लोगों को, किसानों को बहका रहे हैं। तो अखिलेश यादव अब इस समय प्रेस से रूबरू हैं। उन्हें पहले हिरासत में भी लिया गया है और समाजवादी पार्टी भी इस बंद का समर्थन कर रही है। आज समाजवादी पार्टी ने तय किया था, समाजवादी पार्टी का फैसला था कि पूरे प्रदेश में जगह जगह किसान यात्रा निकाली जाएगी और किसान यात्रा के माध्यम से जो किसानों की मांग है, लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे देश के किसानों ने एक ही मांग रखी है कि ये जो काला कानून दिल्ली की सरकार ने पास किए हैं लोकसभा और राज्यसभा से, जो ये 3 कानून है, इनको वापस लिया जाए। इसको लेकर के पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने भी किसान यात्रा जगह जगह निकालने का फैसला लिया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सीधे सीधे किसानों के बीच में संपर्क बना करके और किसानों के हित में ये किसान यात्रा लेकर के निकलना चाहते थे। जो मेरी खुद की यात्रा थी वो एक बहुत बड़ी मंडी बनी है एक्सप्रेसवे के किनारे। किसानों की मंडी वहां से शुरू कर करके एक किसान बाजार बना है, वहां तक किसान यात्रा लेकर के जाना था। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके न केवल हमारी किसान यात्रा बल्कि पूरे के पूरे समाजवादी साथियों की किसान यात्रा को रोका है। जगह जगह जो सूचना मिल रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों के घायल भी हो गए, चोट भी खाए हैं, कई जगह पर थानों में गिरफ्तारी हुई है, घरों में पुलिस पहुंच गई है। समाजवादी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का किसानों के बीच में कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ये जो दिल्ली की सरकार ने काले कानून पास किए हैं, समाजवादी पार्टी की भी मांग वही है जो किसान धरना देकर के दिल्ली में बैठे हैं कि ऐसे कानून वापस लिए जाएं जिससे किसानों की जमीन लूटी जाएगी, उनकी फसल की कोई कीमत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके किसानों ने जिस समय आय दोगुनी की बात की थी, बड़े पैमाने पे भरोसा जागा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 गुना आय तो नहीं की। ऐसे कानून लाए हैं जिससे कि किसानी बर्बादी हो जाएगी पूरी की पूरी। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कमाल खान। कमाल, हमने सुना अखिलेश यादव को, वो बता रहे हैं इस बात को कि किस तरह नए कृषि कानूनों के साथ पूरी किसानी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ भी अब आज पलटवार कर रहे हैं कि इनके अपने चुनावी घोषणा पत्र पहले देखे जाने चाहिए और अब ये ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो किसानों को वरगला रही हैं। क्या मूड दिखता है उत्तर प्रदेश में? योगी सख्त हैं, तमाम बाकी पार्टियां जो हैं वो इस बंद का समर्थन कर रही हैं जो कल बंद है, और इस बंद को लेकर वहां पर भी काफी समर्थन दिख रहा है।
हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पार्टीज का समर्थन है बंद को, लेकिन प्रदेश में जो सरकार है और पुलिस सरकार के पास है। आज समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा निकलनी थी और जगह जगह पे यात्रा की बात कही गई थी कि पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे जाएंगे और यात्रा निकालेंगे और इस कृषि बिल का विरोध करेंगे, कानून का। लेकिन कहीं पे भी यात्रा निकलने की इजाजत नहीं दी गई। अखिलेश यादव के बंगले को कल रात से बंद कर दिया गया था, उसको जाने वाली सड़क को दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा के बंद कर दिया गया था, फोर्स लगा दी गई थी। पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के जो दफ्तर हैं वहां पे फोर्स तैनात कर दी गई थी। जितने भी प्रमुख नेता हैं उनको या तो नजरबंद कर दिया गया या हिरासत में ले लिया गया और निकालने नहीं दी गई यात्रा। हालांकि बहुत जगह संघर्ष हुआ, उसके बावजूद निकली, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन जिस तरह की सख्ती आज सरकार ने दिखाई है पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा को लेकर के, वो इस बात को दिखाता है कि कल आने वाला जो भारत बंद है उसमें सरकार का किस तरह का रवैया होगा। और बंद जो ज्यादा नजर आता है दरअसल वो बाजार से नजर आता है, और जो यहाँ व्यापार मंडल हैं वो ज्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं और इस वजह से वो दुकानें खुले रखेंगे और उसमें सहयोग देने की उनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो राजनीतिक दल हैं इस बंद को कराने में किस हद तक कामयाब होते हैं और लोग किस हद तक बाजार को या दूसरी चीजों को बंद रखवा पाते हैं। जी शुक्रिया आपका कमाल। तो ये इस वक्त नजर रहेगी तमाम लोगों की कि कल जो ये बंद है वो कितना कामयाब होता है, क्योंकि ये एक तरह की चुनौती भी है कि कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, क्योंकि फिर ये बंद के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन बंद कामयाब भी हो, वरना इस बंद का कोई मकसद नहीं है। तो कोशिश यही है कि लोग इसमें खुद ब खुद शामिल हों, वॉलंटरली शामिल हों। ये जो बंद बुलाया गया है जिससे ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, करीब 13 विपक्षी पार्टियां इसके साथ हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसानों का साथ देंगी, लेकिन वो बंद के पक्ष में नहीं है। तो इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। खबर अब मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कई जिलों में नवजात बच्चों के मौत की खबर आ रही है। शहडोल जिले में तो 6 दिनों में 12 बच्चों की मौत हुई है। जांच करने स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी जांच दल बनाई है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार के आने के बाद से 15,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। शूटिंग चल रही है, अभी रुक जाओ। रुके रहे, फिर दर्द बढ़ रहा था, बोली फिर दर्द हो रहा है, बोली थोड़ी और रुक जाओ। बस ऐसे ऐसे करके आधा एक घंटा बर्बाद किए हैं लोग। 1 घंटा हो गया। शहडोल जिले की रहनतुन निशा शनिवार सुबह बुढ़ार अस्पताल में भर्ती थीं। आरोप लगाया कि दर्द से कराहती रहीं, प्रसव नहीं कराया जा सका। मामला बिगड़ा तो डॉक्टरों ने शहडोल रेफर कर दिया। लापरवाही ऐसी कि एम्बुलेंस भी नहीं मिली। रास्ते में ऑटो में प्रसव हो गया, बच्चे को बचा नहीं पाए। वहाँ पे डॉक्टर लोग देखे और नर्स लोग देखने के बाद रेफर कर दी शहडोल के लिए। हाँ। फिर हमने एक डॉक्टर साहब को बुलाया, बोले कि सर देख लीजिए अगर यही हो जाने वाला हो तो नर्स लोग बोलती हैं कि नहीं होगा, बच्चा फंसा हुआ है। हाँ। और फिर तत्काल में हम लोग को आना पड़ गया। एम्बुलेंस को लगाया फ़ोन, एम्बुलेंस भी नहीं मिली। हाँ। एम्बुलेंस नहीं मिली तो हम लोग ऑटो में लेके आए। ऑटो में जब लेके आए हैं तो लालपुर के पास पेट्रोल पंप के पास, कंचनपुर पेट्रोल पंप, उसके आगे इधर ही बच्चा पैदा हुआ। आदिवासी बहुल अनूपपुर में अप्रैल से नवंबर यानी 8 महीनों में शिशु गहन चिकित्सा इकाई में 754 बच्चे भर्ती हुए, जिसमें 120 की मौत हो गई। मंडला में 61 दिनों में 28 बच्चों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन का मानना है बच्चों को समुचित इलाज मिल रहा है। अनूपपुर, उमरिया और शहडोल तीनों जिलों के शामिल हैं। बच्चों को एक्चुअली विलम्ब से भर्ती किया गया और उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स द्वारा पूरे प्रयास किए गए हैं और पूरी जांच में ये सामने आया है कि डॉक्टर्स द्वारा समुचित इलाज दिया गया है। अब शहडोल संभाग का दर्द टीसी रहा था कि बुंदेलखंड में सागर मेडिकल कॉलेज से भी भयावह आंकड़े आ गए।
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के SNCU और PICU वार्ड में पिछले 3 महीने में भर्ती 92 नवजातों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये मृत्यु दर सामान्य से 2 गुना है। सिर्फ नवंबर में ही 37 नवजातों की मौत हो गई। अक्टूबर में 32 और सितंबर में 23 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। थोड़ा डॉक्टर्स थोड़ा कम है अपने यहाँ, मतलब इसमें PGMO, जिसको PGMO बोलते हैं, जो MD करने के पास आउट के बाद जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं फ्लोर पर, जो वही रहते हैं 24 घंटे, वो उनकी थोड़ा कमी है। तो हमारे पास हालांकि डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ MBBS डॉक्टर्स हैं, वो PGMO नहीं है, तो उनसे ड्यूटी करा रहे हैं और हमारे प्रोफेसर्स भी देख रहे हैं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अपना जैसे घटे। विपक्ष कह रहा है 8 महीने में 15,000 से ज्यादा बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। 8 माह की शिवराज सरकार के दौरान 15,519 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। अकेले शहडोल के जिला अस्पताल की बात करें तो ये आंकड़ा 519 बच्चों का है। बात करें तो अनूपपुर के सरकारी अस्पताल की तो ये आंकड़ा 120 बच्चों का है। और मंडला के अंदर 61 दिन के अंदर 28 बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की यह स्थिति है। और जितनी जांच दल भेजी गई है शहडोल के अंदर, सभी जांच दल ने लिपापोती का काम किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी तत्काल इस्तीफा दें, वो स्थिति संभालने में असफल साबित हुए। और शिवराज मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस मांग करती है कि ऐसे असफल मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए। वैसे इन आरोपों और मांग के बीच मुख्यमंत्री तमिलनाडु में भगवान मुरुगन की धरती पर हैं और तमिलों को वणक्कम कह रहे हैं। अनदु आनवरंदल सगोदरल सगोदरीगल अनैवरुकुम वणक्कम। मैं 4थी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं और कांग्रेस को तगड़ी पटकनी देके आया हूं, लेकिन 4थी बार भी अगर मध्य प्रदेश के बाहर किसी राज्य में आया हूं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, तो भगवान मुरुगन की इस पवित्र धरती पर आपके बीच तमिलनाडु में आया हूं। मध्य प्रदेश के मुखिया खुद को बच्चों का मामा कहते हैं और उनके कई भांजे भांजी दुनिया में आने से पहले, दुनिया देखने से पहले दम तोड़ दे रहे हैं। सरकारी महकमा खुद प्रबंधन को क्लीन चिट दे रहा है। हालात आप देख चुके हैं, कहीं ऑटो में प्रसव हो रहा है तो कहीं अस्पताल प्रशासन खुद मान रहा है कि उनके यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है। फिर करे तो क्या। शहडोल से विनय, सागर से राकेश और भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और ये सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में कई मरीज कोविड के साथ साथ मौसमी फ्लू की चपेट में भी आ रहे हैं। ये मौसम इस तरह का है, सर्दी बुखार लोगों को अक्सर होता है। इसके बचाव के लिए मौसमी फ्लू के टीके भी लोग लगवाने लगे हैं। कोविड की वजह से इस साल मुंबई के अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और निमोनिया के टीकाकरण में 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दिखी है। कोरोना के खौफ के बीच फ्लू वैक्सीन की खूब मांग बढ़ी है। इन्फ्लुएंजा AB, निमोनिया, स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी फ्लू बीमारियों से बचाने वाली टीकों की मांग मुंबई के कई अस्पतालों में पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुना बढ़ी है। मुझे विश्वास है कि वैक्सीन लेने से जो निमोनिया पैचेस होते हैं वो नहीं होंगे हमारे शरीर में। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ कि हमें निमोनिया फ्लू के वैक्सीनेशन मिले। लास्ट साल में एडल्ट में कोई पेशेंट प्रोएक्टिवली हमें वैक्सीन मांगने नहीं आता है, तो इस साल में बहुत ज्यादा बढ़ाई, मतलब उनके नंबर्स बढ़ गए। तो 2 या 3 गुना में बढ़ सकता हूँ कि हमने एडल्ट वैक्सीनेशन यहाँ किए हैं और ये काफी अच्छा है कि लोगों में इस तरह का उसमें अवेयरनेस है। दुनिया भर में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लोगों में कंपलसरी लिया जाता है। यही चीज़ अगर हम इंडिया में देखें तो काफ़ी लोग ये वैक्सीन को नहीं लेते हैं। अगर एडवाइस भी करते हैं तो उसको निगलेक्ट करते हैं कि इसका हमको ज़रूरी क्या है या फ़ायदा क्या है, वो नहीं पता होता है लोगों को। तो अभी इंडिया में इस साल कोविड के होने के बाद लोगों ने काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल की वैक्सीन लिए है। एक स्टडी ये भी बताता है कि 30% लोगों ने पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ज़्यादा लिया था। कोविड की बीमारी तब और घातक हो जाती है जब इसके साथ साथ किसी और बीमारी या फ्लू का भी सह संक्रमण हो। ऐसे में ये टीके फायदेमंद साबित होते हैं, खासतौर से इस सर्दी के मौसम में। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको कोविड भी पॉजिटिव है
और स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव है। ऐसे हालात में अगर स्वाइन फ्लू का वैक्सीन जो कि अवेलेबल है वो लिया जाता है तो जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। मतलब को इन्फेक्शन इज एग्जिस्टिंग, मतलब नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, उसके साथ में कोविड भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी है, उसके साथ में कोविड हो सकता है। तो हमें ड्यूअल ट्रीट नहीं करना है, सिंगल ट्रीट करना है। सिंगल ट्रीट करने के लिए वैक्सीन लिए तो ज्यादा यूजफुल। यही टाइम है, यही राइट टाइम है कि ऑलरेडी जब एक इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो चुका है तो हमको दूसरे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करने के लिए दूसरे वैक्सीन तुरंत लगवा लेने चाहिए, जैसे न्यूमोनिया और फ्लू, ताकि हम हमारा इन्फेक्शन बर्डन और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम कर सकते हैं। कोविड से रक्षा के तय उपाय जब तक ना आए, इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश लोग अपना रहे हैं। बड़ों में टीकों की जागरूकता एक अच्छी बात है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार पिछले कुछ दिनों से फिर बढ़ रहे हैं और उसमें लगातार उछाल देखा जा रहा है दिल्ली में भी, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को मुंबई में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए प्रति लीटर पार कर गया। 20 नवंबर से 15वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इसका असर आम आदमी के जेब पर पड़ता दिख रहा है। कोरोना के बाद से ही मुंबई लोकल आम आदमी के लिए बंद है। ऐसे में लोग गाड़ियों से सफर कर रहे हैं। सोमवार के दिन मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 90 रुपए और डीजल 80 रुपए पहुंच चुका। आम आदमी इससे परेशान है। पेट्रोल बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके वजह से हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते गाड़ी, ज्यादातर तो वॉकिंग से ही कर सकते हैं। अभी क्या करें, 90 रुपीज तो लीटर हो गया। तो ये जरा लॉकडाउन चालू है तो फिलहाल हम अभी पैसा भी घर पे कमाने लगा है, अभी काम पे कोई नहीं, काम भी बंद है सब, तो पेट्रोल ज्यादा हो गया तो फिर कैसा करेगा कोई इंसान। जानकारों के अनुसार ओपेक देशों ने जनवरी से प्रतिदिन 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मांग में आई बढ़ोतरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और भी बढ़ सकते हैं। 2 महीने पेट्रोल प्राइस और डीजल के प्राइसेस को सरकारी तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया। उसका जो धीरे धीरे इम्पैक्ट जो क्रूड प्राइस क्योंकि पिछले कई महीनों से बढ़ रहे थे, उसका इम्पैक्ट जो एक्युमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। और जैसे ही बिहार के इलेक्शन होने के बाद ऑयल कंपनीज ने ये पैसा दोबारा जो है वो ग्राहकों पर डालना शुरू किया। यही कारण है कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा करीबन 2-2.5 रुपए के करीब की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में हो गई है। कोविड के बाद से आर्थिक हालात से आम आदमी परेशान है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।